स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि स्पेशली बनाया गया है बीए एवं बीएससी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एजुकेशन मेजर एंड माइनर के रूप में लिया है। तो यह एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें लगभग सभी यूनिट्स के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, वेद का अर्थ होता है। तो वेद का जो अर्थ होता है स्टूडेंट, वह होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक काल में जो प्रमुख संस्कार था वह था उपनयन संस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वह भी ए होगा, उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 में, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था, या वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो ये होता था उपनयन संस्कार, अर्थात विद्यालय में प्रवेश करने को ही हम लोग उपनयन संस्कार कहते थे। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो जो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वह था गुरुकुल। गुरुकुल इसका राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो स्वरूप था वह आध्यात्मिक था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आध्यात्मिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्ययन की अवधि थी। तो जो एज होती थी वह 12 वर्ष थी। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक विकास था। इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक कालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो अंतिम उद्देश्य जो था वो मोक्ष की प्राप्ति करना था। डी इसका राइट आंसर होगा, मोक्ष की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम थी वह लैंग्वेज संस्कृत थी। 9 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे। तो गुरु और शिष्य के संबंध जो थे वो पिता और पुत्र जैसे होते थे। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, परा तथा अपरा विद्याएं संबंधित थीं। तो ये भी, जैसा कि हम वैदिक कालीन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी संबंधित होंगी वैदिक काल से ही। तो 11 का ए राइट आंसर होगा, वैदिक काल से। अब देखिए 12 क्वेश्चन, परा विद्या से तात्पर्य था। तो परा थी, परा का अर्थ था आध्यात्मिक विषय। जो वैदिक काल में परा तथा अपरा थी, तो उसमें जो परा थी, परा विद्या का तात्पर्य था आध्यात्मिक विषय, अर्थात इसका ए राइट आंसर होगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार कराया जाता था? 13 का राइट आंसर हो जाएगा, जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो ये कराया जाता था समावर्तन संस्कार। ए इसका राइट आंसर होगा। 14, वैदिक काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो तक्षशिला इसके लिए फेमस था। बा इसका राइट आंसर होगा, 14 का बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का अब यहाँ से देखिए, ये सेकंड यूनिट शिक्षा की अवधारणाएं, अर्थ एवं प्रकृति, जो सेकंड यूनिट है आपकी वो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है शिक्षा का तात्पर्य है। तो शिक्षा का जो तात्पर्य होना चाहिए उपयुक्त ऑब्जेक्टिव्स में, तो यह है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा क्या है? ये व्यवहार में परिवर्तन है। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति वह लैटिन भाषा से हुई है। ए इसका राइट आंसर होगा, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एजुकेटम शब्द का अर्थ है। तो एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है प्रशिक्षण। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य संबंधित हैं। तो ये अभी ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो एजुकेटम से संबंधित है। 4 का ए या आ राइट आंसर होगा। 5 क्वेश्चन नंबर, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण, अध्यापन और निर्देशन। तो कुल मिलाकर इसका राइट हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय से, ए इसका राइट आंसर होगा। संकुचित अर्थ का संबंध विद्यालय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, यानी जो एजुकेशन है वो व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह कौन सा अर्थ है? तो यह संकुचित अर्थ होना चाहिए। 7 का ए राइट आंसर होगा। संकुचित अर्थ के संबंध में ये कहा गया है कि शिक्षा व्यक्ति को केवल साक्षर बनाने की ही प्रक्रिया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैकेंजी ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? तो मैकेंजी ने शिक्षा को संकुचित अर्थ के रूप में परिभाषित किया है। सी इसका राइट आंसर होगा। सा शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। संकुचित अर्थ होता है विद्यालय से, और जिसमें आपका अर्थ बताया गया था शिक्षण, प्रशिक्षण, निर्देशन तथा अध्यापन से, और जहाँ व्यापक का अर्थ आएगा तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ अवश्य सीखता ही रहता है, तो वह शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सा विद्या या विमुक्ते यह कथन है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन है शंकराचार्य का। सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यह कथन जो है 11 का ये है सुकरात जी का, तो इसमें ए आ राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्येक मनुष्य के अदृश्य रूप से विद्यमान सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है, ये सुकरात ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि भाई योग्य हैं? तो 12 का जो राइट आंसर होगा प्लेटो, ये प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके? तो यह कहा है 13 का प्लेटो ने, 13 का अरस्तु राइट आंसर होगा। डी अरस्तु ने कहा ये सत्यम शिवम सुंदरम का चिंतन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है? तो यह भी क्वेश्चन जो है अरस्तु का ही ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से स्फुटित या प्रतिष्ठित होती है, यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये जो कहा है क्वेश्चन नंबर 15 का, ये कहा है रूसो ने, बा इसका राइट आंसर होगा। 16 ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, हो सकता है कल से आपको परीक्षा में देखने को भी मिले। 16 में है शिक्षा जन्म से प्रारंभ होता है और माँ सर्वोत्तम सेविका है। ये जो 16 का राइट आंसर होगा ये रूसो ने कहा है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रोवेल ने कहा है। 18, किसने कहा है कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? तो 18 में जो है ये हार्वर्ड ने कहा है। हार्वर्ड इसका राइट आंसर होगा। 19, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। तो ये 19 का जो राइट आंसर होगा कांट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांट। 20, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। यह कथन है पेस्टोलॉजी का। 20 का बी राइट आंसर होगा। किसने कहा है निसमाज व्यक्ति मेरी कोरी कल्पना मात्र है? तो ये 21 में हो जाएगा रेमॉन्ट राइट आंसर हो जाए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लग रहा है कि निसमाज व्यक्ति मेरी कल्पना मात्र है, ये रेमॉन्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये राधा कृष्णन ने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। सा इसका राइट आंसर होगा। 23, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन, इसका राइट आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
शिक्षा की निम्न परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा जो है शिक्षा की, व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद जी इसके सही विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये इतने बड़े बड़े विकल्प तो नहीं आएंगे, इसे छोड़ो। नेक्स्ट 26, शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। ये कथन जो है ये किसका है? ये है जॉन डेवी का, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको तो आप जरूर याद रखें। किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो द्विमुखी प्रक्रिया को बताने वाले थे एडम्स, और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया ये बताया था जॉन डेवी ने। तो अभी 28 का एडम्स हो जाएगा, इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया या द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया था। और 29 में जो त्रिमुखी प्रक्रिया बताया गया है ये हो जाएगा जॉन डेवी का, बी इसका राइट आंसर होगा, जॉन डेवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा है। तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, और द्विध्रुवी एडम्स के अनुसार है, एडम्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हैं। तो जो त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग होते हैं वह है शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा है। तो शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है, 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों। 33, हैंडरसन ने शिक्षा के कितने अंग बताए हैं? तो हैंडरसन ने शिक्षा के 3 अंग बताए हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा रॉस ने कहा। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी होगा कल के लिए, तो इसे आप देख लीजिएगा, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा है कि सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं? यह भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा मैकाइबर, सी। नेक्स्ट, ये शिक्षा के उद्देश्य में कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये किसने कहा है? तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, 3 का जो राइट आंसर होगा, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य, तो इसमें उपस्थित हमें लग रहा है ज्ञान का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थक है? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा टीपी नन। वैयक्तिक यानी प्राइवेट एम्स की जब बात आएगी तो ये टीपी नन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। 5, वैयक्तिक उद्देश्य के अनुसार सर्व प्रमुख है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का व्यक्ति होता है, वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। ये छोड़ दीजिए, इसके मत तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, किसने कहा है कि शिक्षा वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है? तो यह भी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा टीपी नन। यानी शिक्षा और वैयक्तिकता के बीच में कोई बात आती है तो टीपी नन जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जो सबसे बड़ा दोष होता है वह व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन देना। शिक्षा और वैयक्तिकता में यह एक कमी होती है, ये केवल एक ही व्यक्ति को ही प्रोत्साहन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शिक्षा शास्त्री शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का पक्षधर या समर्थक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्षधर हैं, अवयव समर्थक भी हैं। 10, शिक्षा समाज के लिए आवश्यक
शिक्षा समाज के लिए है कैसा, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य का उद्गार के रूप में, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का सामाजिक कुशलता उद्देश्य किसने प्रतिपादित किया, तो 11 का जो राइट आंसर होगा जॉन ड्यूवी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के वैयक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्य हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये राइट आंसर होगा। 13, शिक्षा का आत्मानुभूति का उद्देश्य प्रतिपादित किसने किया, 13 का आदर्शवाद द्वारा, सा इसका राइट आंसर होगा। जीवन को संपूर्णता प्रदान करना किस विद्वान से संबंधित है, या जीवन को पूर्णता प्रदान करना इस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, या पूर्ण जीवन के उद्देश्य के प्रतिपादक कौन है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड सस्पेंसर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्यों आवश्यक है, तो ये आवश्यक है इंसान स्वावलंबी बनने के लिए ये आवश्यक होता है। सच्ची शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है, तो ये शिक्षा को विरुद्ध बीमारी का बीमा बताया है, ये है 16 का हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ये बेकारी के विरुद्ध एक बीमा बताया है, किसको, शिक्षा को, लड़का लड़कियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शिक्षा के शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैयक्तिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये छोड़िए, शिक्षा के कार्य आप सभी लोग जानते होंगे, दूसरा देख लेते हैं, शिक्षा का कार्य क्या है, तो शिक्षा का जो कार्य है वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का मुख्य कार्य है, शिक्षा का मुख्य कार्य होता है मनुष्य को मानव बनाना, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैं आगे आगे बढ़ाते चला जा रहा हूँ, आप समझ लेना। नेक्स्ट, ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राष्ट्रीय एकता में कौन सा तत्व बाधक है, तो राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है वो होता है सांप्रदायिकता। इस सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता में प्रमुख बाधक तत्व का कार्य करती है। नेक्स्ट, बालकों में राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में कौन सी संस्था सक्रिय रूप से निर्वाह कर सकती है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा विद्यालय, विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1961 में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 67 में हुआ था, 61 में भावात्मक एकता समिति का और 67 में एकता समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय एकता में कौन सा बाधक, कौन बाधक नहीं है, तो 3 का जो राइट आंसर होगा वह शिक्षा होगी, शिक्षा ये राष्ट्रीय एकता में बाधक का कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट, वसुदैव कुटुंबकम का तात्पर्य है, तो 5 का जो राइट आंसर होगा वह शिक्षा। तो इसमें वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय भावना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है, तो शिक्षा सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करता है, तो यूनेस्को इसके लिए जाना जाता है, यूनेस्को। किसने कहा है, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत ये साधन सम्मिलित किए जाते हैं, समय, एनर्जी, रुचियाँ, योग्यता, कौशल, स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड, तो ये 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्रॉस एंड कैडल ने कहा है। मानवीय संसाधनों की विशेषता है, तो मानवीय संसाधनों की विशेषता उपयोगिता होती है, ए इसका राइट आंसर होगा, बी उपयोगिता। मानवीय संसाधनों का शिक्षा में क्या महत्व है, तो मानवीय संसाधनों में शिक्षा का महत्व जो है वो सभी है, डी इसका राइट आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट होगा, इससे कल के यूनिट में 100% सवाल आने शिक्षा के अभिकरण के रूप में, तो इसे हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। शिक्षा का प्रमुख अभिकरण है, तो शिक्षा का जो प्रमुख अभिकरण होता है वो परिवार एवं विद्यालय दोनों होता है। परिवार
बच्चे का प्रथम पाठशाला बताया गया है, तो ये परिवार एवं विद्यालय दोनों इसके प्रमुख अंग बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विद्यालय बच्चों का उद्यान है। तो ये जो कहा था ये फ्रोबेल ने कहा था, और फ्रोबेल ने इसी के पद्धति में किंडर गार्डन पद्धति भी दी थी, जिसे हम लोग बच्चों का बगीचा कहते हैं, किंडर गार्डन पद्धति। तो ये देख लेंगे, फ्रोबेल इसके जनक हैं। नेक्स्ट, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। तो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण जो होता है वह विद्यालय होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो औपचारिक साधन जो होता है वह स्कूल या विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल शिक्षा का साधन है, तो औपचारिक साधन है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। फिर से दोबारा तो औपचारिक साधन वही है, विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय। 7, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ये इंपॉर्टेंट है, कल के लिए आप इसको नोट करिए, विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो ये कहा है जॉन डीवी ने, और त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी जॉन डीवी द्वारा ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए। 8 का जो राइट आंसर होगा इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा टीपी नन सही हो जाएगा। 9, किसने कहा है कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी डीवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय बचपन के घर हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा, कल के लिए स्टार लगा दें। विद्यालय बचपन के घर हैं, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेसरी जी ने ये कहा है, राइट आंसर होगा। विद्यालय में सबसे अधिक आदर्श किस में होना चाहिए? तो सबसे अधिक आदर्श जो होना चाहिए भाई अध्यापक में होना चाहिए, सी इसका राइट आंसर होगा। 12, निम्नलिखित में कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण नहीं है? तो औपचारिक उपकरण जो है इसमें 12 का ये ओपन यूनिवर्सिटीज मुक्त विश्वविद्यालय औपचारिक उपकरण नहीं होते हैं। नेक्स्ट 13, शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। तो अनौपचारिक साधन ये सभी हैं, समुदाय, राज्य और परिवार, ये सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा, तो जान लीजिए आप, समुदाय, राज्य और परिवार ये सभी अनौपचारिक साधन के रूप हैं, और विद्यालय जो होता है वो औपचारिक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है, तो उपयुक्त में से समाज, 14 का बी जो राइट आंसर हो जाएगा, समाज इसमें राइट आंसर हो जाएगा, समाज अनौपचारिक अभिकरण है। 15, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है? तो इसमें परिवार राइट आंसर हो जाएगा, बी। 16, बालक की प्रथम पाठशाला है, तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है, परिवार। 16 इसका सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 17, बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बालक की जो शिक्षा होती है वह उसके घर से प्रारंभ होती है, अर्थात परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के सामाजिक कर्ण में सर्व प्रमुख है, तो सामाजिक कर्ण में घर और परिवार सबसे प्रमुख होता है, सा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय है? तो 19 का जो है ये पेस्टोलॉजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, ये फ्रोबेल द्वारा कहा गया है, विकल्प में लिखा भी है फ्रोबेल, आदर्श अध्यापिकाएं हैं फ्रोबेल। 21, निम्न में कौन अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे 21 के, वह हो जाएगा विद्यालय, ये औपचारिक साधन होता है, शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है, तो इसमें भी विद्यालय ही राइट आंसर होगा। 22 में भी विद्यालय ही। 23, निम्न में से कौन सी संस्था शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा परिवार। फास्ट चलेंगे स्टूडेंट, हम लोग 15 यूनिट हमको कंप्लीट करनी है, मास्टर वीडियो कल के लिए रहेगा। तो 24, राज्य शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? यह राज्य शिक्षा का अभिकरण है, तो ये राज्य जो होता है ये अनौपचारिक अभिकरण होता है, 24 का बी राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है, इंपॉर्टेंट है, कल के लिए देख लीजिएगा।
25 का J.S. मिल ने ये कहा था। राज्य का शिक्षा में हास्य किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ है? तो 26 में 16वीं शताब्दी से हुआ है। राज्य का शैक्षणिक कार्य है, तो राज्य का शैक्षणिक कार्य है डी, 27 का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था से अभिप्राय, डी इसका राइट आंसर होगा। बिना निश्चित नियमों की रक्षा, लचीली शिक्षा व्यवस्था, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था है, तो 28 का डी राइट आंसर होगा। आगे, शिक्षा का निरौपचारिक अभिकरण है, तो कंप्यूटर इसका निरौपचारिक अभिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान और शिक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, कल इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपको कल देखने को मिलेंगे। तो भारतीय संविधान में शिक्षा को किस का उत्तरदायी तत्व माना गया है? तो ये राज्य और केंद्र दोनों का होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। 2, शिक्षा का विषय है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, तो इसका 2 का 7 सही हो जाएगा विकल्प, संवर्ती सूची का। नेक्स्ट, ये तो कल आप स्टार लगा ही लीजिए, कल 100% देखने को मिलेगा। भारत में 6 से 14 आयु के वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ए, ये कल क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी कल आपको देखने को मिलेगा जरूर। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह शिक्षा के मौलिक अधिकार से, 4 का सा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 5 मई 1988 को शुरू हुआ था, 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावित हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से, सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आया कब था? ये आया था 2009 में, 1 अप्रैल 2009 में, लेकिन प्रभावी जो हुआ वो 1 साल बाद 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बालकों के लिए? तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन जो है सभी कल आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से और ऊपर तक के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल को, इन्होंने एक किंडरगार्टन पद्धति विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है फ्रोबेल को जाता है। थर्ड, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आशय किस आयु वर्ग की शिक्षा से संबंधित है? तो यह होता है 3 से 6 वर्ष की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या है, यह समस्या है विस्तार की समस्या, दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली, उद्देश्यों की एकरूपता, अर्थात डी इसका राइट आंसर होगा। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान, 5 का ए राइट आंसर होगा। और इसके जनक जो है वो फ्रोबेल हैं, नीचे दिया हुआ है विकल्प। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो ये है फ्रोबेल। 7, किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? तो ये दी गई स्वतः विकास के सिद्धांत, तीव्र विकास, डी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, डी नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वतः विकास के सिद्धांत को महत्व दिया गया है, सा इसका राइट आंसर होगा। 8, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो खेलने एवं मनोरंजन को सबसे महत्व दिया जाता है, 8 का जो राइट आंसर होगा भाई सा होगा। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है? तो इस प्रणाली में जो शिक्षक का स्थान होता है वो केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक भी कल आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी, इसे याद रखना आप। डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक जो लिखी थी ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी ने लिखी थी, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह भी मारिया मॉन्टेसरी ही राइट आंसर हो जाएंगी इसकी भी। ये इतने बड़े क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, आपको देखना हो तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पुश कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट 13 देखेंगे, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत है, तो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का संबंध था आत्मा व्यक्ति से, विकास के लिए शिक्षा और पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और अगले,
डाल्टन प्रणाली, स्टार लगाइए कल के लिए। डाल्टन प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ? तो डाल्टन प्रणाली का जन्म जो हुआ था भाई अमेरिका में हुआ था, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, डाल्टन शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थी 16 का मिस हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन प्रणाली का मिस हेलन पार्कहर्स्ट को श्रेय जाता है प्रतिपादन करने का। डाल्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है? तो इसमें जो होता है पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता से अभिप्राय है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी होगा। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन पूरा। 2, अपव्यय एवं अवरोधन का संबंध है, तो अपव्यय एवं अवरोधन का जो संबंध होता है वह प्राथमिक शिक्षा से होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, तो इसकी जो प्रमुख समस्या है भाषाओं की बाहुल्यता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और प्राथमिक विद्यालयों की कमी, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टार लगाइए इस पर पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है 45वें अनुच्छेद के अंतर्गत। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बालकों को रखा गया है? तो ये रखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 6, संविधान द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है उपयुक्त सभी को। 6 का डी राइट, सॉरी, राज्य सरकार को। ये राज्य सरकार इसके लिए कार्य करती हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइए कल के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 87 और 88 में, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में सर्व शिक्षा अभियान, स्टार लगाइए इस वाले क्वेश्चन पर भी, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1 और 2 में प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान का क्षेत्र है प्राथमिक शिक्षा, ए इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष होता है, तो जो अभियान का अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। ये मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आ गया है, इसमें एक यूनिट ये भी है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग, पहली बात तो देखिए मुदालियर आयोग जो संबंधित था ये माध्यमिक शिक्षा संबंधित था। ये आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में, मुदालियर आयोग की से। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ए इसका 20 का राइट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा का संबंध मुख्यतः किस से है? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुदालियर आयोग से। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? ताराचंद समिति, पहली बात तो ताराचंद समिति जो है वो आपकी माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है, और इसका जो गठन किया था वह 1948 में किया गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की समस्या है, तो ये डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, जो आपकी शिक्षा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में, 20 का राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वे सभी हैं, तेजपुर विश्वविद्यालय, डी इसका राइट आंसर होगा। जेल, कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट हैं तीनों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका राइट आंसर होगा। 6, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा की समस्या है, तो उच्च शिक्षा की समस्या लगभग सभी होंगी, डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1989 में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यह दोबारा क्वेश्चन,
10 का जो राइट आंसर होगा वह 1982। किधर गया, 20 का राइट आंसर होगा। 11 राज्य स्तर पर खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 12 आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ था। ये 20 का राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 85 में, सन 85 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। अब जो है यूनिट भारत में शिक्षा की व्यवस्था का निर्देशन एवं नियमन करने वाली विभिन्न संस्थाएं, ये भी इंपॉर्टेंट होंगी। स्टार लगाइए, कल के लिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन हुआ था। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1985 को हुआ था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहले क्या नाम था? तो यह नाम था शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम था। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब रखा गया? तो यह रखा गया था 85 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये देखिए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 61 में, 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का कार्य क्षेत्र है तो ये प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा दोनों है। 6 का बी राइट आंसर होगा। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं तो क्षेत्रीय महाविद्यालय 5 हैं। एनसीईआरटी के जो संबंधित महाविद्यालय हैं वो 5 हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद अर्थात इससे एससीईआरटी ये स्टेट से संबंधित होती है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1981 में हुई थी। 27 का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रयागराज लखनऊ में है। एससीईआरटी। नेक्स्ट, डाइट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 87 में। डाइट का मतलब होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आ गया। 11 का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कितने विभाग होते हैं? तो 7 विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 1989 में। वैधानिक स्वरूप कब प्रदान किया गया? 89 तो इसमें है ही नहीं, तो 21 ये आप अपने आप देख लीजिएगा। 56 इसका राइट आंसर लग रहा है। 21 का देख लीजिएगा, 1956 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 23 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद NAAC, ये इसकी फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा आप लोग, की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो हुई थी 1994 में। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट NAAC अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर सी होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना कब हुई थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। नेक्स्ट AICTE को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो 1987 में। और AICTE का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट AICTE किससे संबंधित है? तो AICTE संबंधित है तकनीकी शिक्षा से। ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद या CBSE बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1952 में हुई थी, 1952 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह है CBSE का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। और स्कूली शिक्षा के प्रशासन के लिए सर्वोच्च शिक्षा कौन सी है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई CBSE हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये तो हो गए थे शायद। ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार
दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कल के लिए स्टार लगाइए। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इधर देख लीजिए आप 15 यूनिट से, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, ये हुआ था 1949 में, 26 जनवरी 1949 में। और लागू कब हुआ था? सन 50 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये सन 50 में लागू हुआ था। वर्तमान में भारत संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो वर्तमान में जो भारत में मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये है तृतीय भाग में वर्णित हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये 19 अनुच्छेद, आर्टिकल 19 जो है ये अस्पृश्यता के अंत का, अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे उल्लिखित है? तो ये शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है 23-24 से उल्लिखित है। कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है किस दशा में? व्यक्ति के पागलपन होने पर या व्यक्ति के विक्षिप्त होने पर मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो ये मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया जाता है? तो ये होता है चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ये राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी के साथ ये वीडियो जो है आपका मास्टर वीडियो समाप्त है और इसे मैं थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ।